गुड मॉर्निंग। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं 10वां क्लास का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या के तक हम लोग पहुंचे थे। जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है जो कि प्ले लिस्ट में है दिया हुआ, आप जाके वहां पर जाके भी देख सकते हैं कि उसके अंदर में कौन कौन सा संख्या है। वैसे उसका इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर भी देख लेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। विस्तार से चर्चा जो है 9th क्लास में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या तक पहुंचे थे। तो वास्तविक संख्या को हम लोगों ने 9th क्लास में जो है 2 भागों में बांटा था। पहला भाग जो था वो पहला भाग था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या संख्या रैशनल नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा क्या था कि P बाई क्यू के रूप में हो, P बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, P क्यू पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो, पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे में मान लीजिए कि 3/7 है, -15/18 है, -21/7 है। ठीक है, इस तरह का संख्या या -4/13 है। ठीक है, ये वाला संख्या अगर इस तरह का संख्या आ जाता है, 8/15, 20/17, इस तरह का संख्या, ये P बाई क्यू के रूप में है। P क्यू दोनों पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये इस तरह का संख्या अगर आता है तो उसको परिमेय संख्या में रखते हैं। अब आता है दूसरा भाग में हम लोग जो बांटे थे वो था अपरिमेय संख्या। वो था अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकती। P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके। ठीक है, इस तरह का संख्या जो है, और P क्यू पूर्णांक हो, P क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। अगर ये पूर्णांक हो जाता है, ठीक है, ये अगर दोनों पूर्णांक हो जाता है, जहां पर क्या है P और Q पूर्णांक हो, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पर P Q क्या है पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये पूर्णांक हो जाता है, P Q पूर्णांक हो जाता है, तो ये इसको P बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पर बोल रहा है कि P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि √2, √3, √5, √7, ठीक है, √9 तो हम लोग ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है √9, √8। ठीक है, √8 का वैल्यू हो जाता है 2√2। ठीक है, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय का किसी भी परिमेय के साथ में गुना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्या है तो इसके साथ में अगर गुना होगा तो वो भी अपरिमेय बन जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग वहां पर कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या को हम लोग 2 भाग जो है, परिमेय संख्या के अंदर में क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर में भिन्न आता है, भिन्न। तो अब बोलेंगे कि P बाई क्यू के रूप में भिन्न भी लिखा जाता है, परिमेय संख्या को भी लिखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि परिमेय संख्या को माइनस के टर्म में भी लिखा जा सकता है, जबकि भिन्न को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, जो कि P बाई क्यू के ही फॉर्म में रहता है। भिन्न हो गया, जिसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा है इसी के अंदर में परिमेय संख्या के अंदर में हम लोग क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या मतलब क्या, नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है और 1, 2, 3 से लेके ये जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या मतलब क्या, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0, 1, 2। ठीक है, इसी तरह से ये चले जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। दोनों में अंतर इतना ही है कि इसमें 0 नहीं है, इसमें सिर्फ 0 इंक्लूड हो गया है। ठीक है, और तीसरा होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में जो होता है इसको बोलते हैं इंटीजर।
इंटीजर, ठीक है। ये जो होता है आपका माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और ये जाते जाते प्लस इन्फिनिटिव तक चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब पूर्णांक के अंदर में 3 भाग होता है। पूर्णांक के अंदर में कितने भाग? 3 भाग होता है। उसी में जो होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक होता है 0 जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक का ही जो है 3 भाग जो है, इसमें से ही हम लोग यहाँ पर वास्तविक संख्या में चर्चा करेंगे, जिसमें से पॉजिटिव इंटीजर जो धनात्मक संख्या है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें पूर्णांक में, इसको हम लोग पूर्णांक में भी देखे थे, पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक भी परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्या था? माइनस इन्फिनिटिव से लेके, जैसे माइनस इन्फिनिटिव, -2, -1, 0 और 1, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो यहाँ पूर्णांक जो है इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिवाइड बाय 1 कर दिए, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन p/q के रूप में हो गया। और ये जो है परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? p/q के रूप में हो, pq पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। pq पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो परिमेय संख्या बोल रहा है। तो इसका परिभाषा हम लोग यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो संख्या भी चेंज नहीं हुआ और ये परिमेय संख्या में भी बदल गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जो है, देखिए नेगेटिव वाला जो है इसी को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, या नेगेटिव इंटीजर। ये जो है 0 सिर्फ ये जो है न तो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ये जो है यहां से यहां 1 से लेके जो प्लस इन्फिनिटी तक है, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसी को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, या इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, या इसी को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से शुरू करते हैं, ना कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं, ना ही -1 0 ये इस तरह से शुरू करते हैं। हम लोग जब भी गिनना शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मार्कर दे दिया जाए, 10-22 तो मार्कर दे दिया जाए, तो आप लोग गिनना शुरू करेंगे, 1 2 ऐसे करके गिनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग जो है 9th क्लास का जो हम लोग लास्ट वाला चैप्टर था, जिसमें था पावर ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको वास्तविक संख्या का घातांक नियम बोलते हैं, वो 1.6 नंबर टॉपिक, उसी का वहां पर हम लोग देखे थे कि धनात्मक पूर्णांक का क्या क्या यूज था, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाएगा हम लोग। यहाँ पर अभी जो देखेंगे धनात्मक पूर्णांक के ही बारे में देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का प्रॉपर्टी क्या है। जो धनात्मक पूर्णांक देखे थे उसी धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक इसको पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3, इसको प्राकृतिक संख्या के नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक जो है 1 2 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब इसका जो है 2 तरह का गुण देखने के लिए मिलता है, उसी 2 गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 2 गुण है, कौन कौन सा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहला गुण है क्या? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। और दूसरा गुण है यहाँ पर क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है, यही है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही बोलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भाग हम लोग करते आ रहे हैं ना उसी के बारे में बताता है। विभाजन मतलब क्या होता है, भागन। तो भाग का जो क्रिया जो हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से ही, जैसे ये 5 में 21 से भागा देते हैं तो 5 चौके 20, ठीक है, 20 और बचा 1, बस इसी के बारे में हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में चर्चा करना है, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। और एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम को हम लोग कंप्यूटर में भी इसका यूज करते हैं। एल्गोरिदम का जो है इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में के प्रोग्रामिंग में किया जाता है कि प्रोग्रामिंग से पहले एल्गोरिदम को लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि एक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक का अंक पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक चरणबद्ध तरीके से पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप 10वां के लिए बैठ सकते हैं, तभी जाके आपको 10वां का अंक पत्र मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर जो कंप्यूटर का जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए एल्गोरिदम को लिखना पड़ता है कि इसके बाद हमको ये स्टेप लेना है, उसके बाद हमको ये स्टेप लेना है, उसके बाद दूसरा स्टेप लेना है। इस तरह से जाते जाते जो एंड में है आउटपुट हमको मिल जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब इसी को जो है और नाम से भी जानते हैं, इसको नाम क्या नाम है, ये जो हम लोग करते हैं इसको, ये डिवीजन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में है कि अंकगणित का आधारभूत थ्योरम, जिसको जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये क्या कहता है कि जब किसी चीज का फैक्टर किया जाता है, किसी भी संख्या का जो भाज्य संख्या होता है उसके बारे में जब फैक्टर किया जाता है, उसको फैक्टराइज किया जाता है, तो उसका जो गुणनखंड प्राप्त होता है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, वो सभी संख्या का यूनिक होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं पहले पहला पार्ट को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पहले पता कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसमें हम लोग पहले देखिए कि यहाँ पर 5 को हम लोग किस में भाग दिए हैं, 21 में भाग दिए। तो ये जो 5 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और ये है आपका भागफल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये जो भाजक है, ये भाजक किसको बोलते हैं? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोलते हैं। भाज्य मतलब क्या हुआ? जो किसी संख्या से भाग लग जाए उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। भागफल मतलब क्या हुआ कि भाजक का वो कितना गुना भाग है। देखिए यहाँ पर भाग है ना लिखा हुआ, तो भाग का मतलब क्या हो गया? कितना बार उसमें लग सकता है। जैसे 5 का 5 एक बार, ठीक है, 1 भाग हुआ, 2 भाग हुआ, 3 भाग हुआ और 4 भाग। तो 1 भाग का मतलब 5 से अगर लगाते हैं तो 1 भाग का मतलब 5, 2 भाग का मतलब 10 और 3 भाग का मतलब 15 और 4 भाग का मतलब क्या हो गया? 20। तो यहाँ पर कितना भाग लगा है? 4। तो 4 भाग हो गया, तो यही हो गया भागफल, ठीक है। तो इसी
भाजक का कितना भाग लगता है किसी भी भाज्य में, वही हो जाता है उसका भागफल। और शेषफल के बारे में बोलता है, जब भाजक को भाज्य से यदि भाग दिया जाता है, भाजक से जब भाज्य को भाग दिया जाता है तो जो रिमाइंडर जो बचता है उसको घटा के वो शेषफल होता है। तो हमेशा जो है शेषफल भाजक से कम ही रहेगा, चाहे वो एक ही क्यों न कम हो उसी से, या जीरो के बराबर, ठीक है, या शेषफल जीरो हो सकता है या भाजक से कम हो सकता है, लेकिन भाजक के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, भाजक के बराबर नहीं होगा और भाजक से बड़ा भी नहीं होगा शेषफल, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजर, ठीक है, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। यहां पर तो ये जो इसी चीज को हम लोग को कैसे सजा के लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है कि भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक, शेषफल। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को हम लोग R से सूचित करते हैं, क्वोशिएंट को Q से सूचित करते हैं, ठीक है। और डिविजर और डिविडेंड को हम लोग जो है A या B से सूचित करते हैं, इसको हम लोग A और इसको B से सूचित अभी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग A बटे B करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर क्या था 21 बटे 5 था, और इसी को हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको अगर A मान लेते हैं, इसको अगर हम B मान लेते हैं, तो क्या हो गया A बटे B। इसी को हम लोग अगर भागा देते हैं यहाँ पर कि A में B से भागा देते हैं, तो A में हम लोग किससे भागा दिए, B से भागा देंगे, तो मान लीजिए Q भागफल आया, Q जो 4 के बराबर था वो Q भागफल आया, और B से भाग दिए हैं तो B घटाए तो आया रिमाइंडर R, ठीक है। रिमाइंडर क्या था R, यहाँ पर जो 1 के बराबर है वो R है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर हम लोग लिखें कि A बराबर क्या होगा, तो A बराबर BQ प्लस R, बस यही चीज तो पता लिखना था हम लोग को कि A बराबर BQ प्लस R, जहां पर A क्या है ये आपका भाज्य है, ये B क्या है भाजक है, ठीक है, Q क्या है क्वोशिएंट जो कि भागफल है, और R रिमाइंडर है। जहां पर R का जो वैल्यू है, R क्या है, R जहां पर R जो एग्जिस्ट करेगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, R का वैल्यू, और B से क्या होगा हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा, यही चीज तो बता रहा है, ठीक है, कि R का जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी शेषफल जो है, यहाँ पर देखिए शेषफल जो है आपका 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है। आप बोलेंगे 0 कैसे होगा, ठीक है, तो 5 को जब हम लोग 20 से भाग देते हैं, देखिए 20 में भाग देते हैं, 5 को जब 20 में भाग देते हैं तो 5 चौके 20 पूरा लग जाता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है, तो यहाँ पर 0 बचा, ठीक है, तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन हमेशा जो शेषफल होगा वो 5 से कम ही होगा, तो इसीलिए बोलता है कि शेषफल जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन B से छोटा, यानी जो भाजक है उससे हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है, जो इससे हमेशा 5 से जो है यहाँ पर छोटा ही होगा, यहाँ मतलब कहने का मतलब भाजक जो भी चीज रहे उससे हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए, बस इसी चीज को हम लोग को यहाँ पर समझना था, ठीक है। अब आते हैं कि जो इस
अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ ये चीज देख लिए, तो अब ये चीज को हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम लोग किए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किए, तो वहां तक हम लोग को रिजल्ट मिल गया। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो इसका यूज होता है हमेशा दो संख्याओं के बीच का जो है एचसीएफ फाइंड करने में। ठीक है, यूज कहाँ है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो है यूज कहाँ पर होगा, यूज होगा यानी प्रयोग कहाँ पर हम लोग करेंगे, प्रयोग करेंगे हम लोग दो जगह प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करते हैं एचसीएफ निकालने में, एचसीएफ निकालने में, ठीक है, निकालने में, ठीक है। और दूसरा प्रयोग होता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में। अभी बोला ना कि एल्गोरिदम का यूज होता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने से पहले एल्गोरिदम को लिखा जाता है, तो ये दोनों चीज किया जाता है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग महत्तम समावर्तक के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसी के बारे में देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या हुआ। एचसीएफ मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं और इसका यूज इसमें कैसे होता है, उसी चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग क्या किए थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग का था क्या कि इसका दो ठो यूज किए थे। तो एक था एचसीएफ, किसी भी दो संख्या के जो घनात्मक संख्या है उसका जो एचसीएफ निकालने में किया जाता है, और दूसरा है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग। तो आइए एचसीएफ के बारे में पर चर्चा करते हैं। हम लोग को एचसीएफ पढ़ना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखा जाएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है कि ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पर क्या कहता है कि दो घनात्मक संख्या का एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ जिसको महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में जानते हैं। तो हाईएस्ट मतलब क्या हो गया, महत्तम वर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट मतलब महत्तम हो गया, और समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है, जो फैक्टर को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, गुणनखंड के नाम से जानते हैं, गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी नाम को हम लोग पहले समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेके समझाते हैं कि कोई दो पॉजिटिव संख्या का एचसीएफ निकालने में बोला कि एचसीएफ निकालने दो पॉजिटिव संख्या का एचसीएफ, तो हम लोग लेते हैं 24 और 124 लेते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो 24 और 124 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर के अनुसार से अगर गुणनखंड करते हैं, फैक्टर दिया हुआ, फैक्टर के अनुसार से जब गुणनखंड करते हैं तो पहले फैक्टर निकालते हैं। तो 24 का हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, दो से करेंगे तो 12, 2, 6, 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 24 का ये हो गया। अब 124 का हम लोग निकालते हैं, तो 124 का हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। तो 2 से करेंगे 6, 2। ठीक है, फिर 2 से किए 31, तो 124 का कितना निकल गया, 124 का कि 2 गुना 2 गुना 31। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए सबसे ज्यादा कॉमन जो है कितना निकल सकता है, कॉमन क्या क्या निकल सकता है। तो 1 2 यहाँ पर से हम लोग हटा लेते हैं, तो 1 2 हटा लिए तो 2 लिख लिए। ठीक है, एचसीएफ जो है, एचसीएफ देखिए क्या क्या निकल सकता है। तो 1 2 दोनों में जो कॉमन है वो सब ले लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 2 ले लिए। फिर ये 2 और ये 2 में से 1 2 ले लेंगे, दोनों में यही दोनों कॉमन है। ठीक है, 2 ले लिए। अब इसमें दोनों में देखिए कॉमन है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 2 और 3 है, तो कोई और चीज कॉमन तो है नहीं। तो ये 2 यहाँ पर कॉमन था, यहाँ पर 2 कॉमन था, तो दोनों 2 यहाँ पर हम लोग ले लिए। बाकी जो संख्या है वो अलग अलग है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो सके उसको हम लोग जो ले लिए उसी को बोले हाईएस्ट। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकें हम लोग कॉमन, उसी को बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम लोग इस तरह से किए। अब देखिए कि भाग विधि से हम लोग कैसे करते हैं, जिसको कि हम लोग
क्या यूक्लिड डिवीजन बोलते हैं, उसी को हम लोग देखिए कैसे करते हैं। तो हमेशा जो भाग विधि में है छोटा संख्या को बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। छोटी संख्या को याद रखिएगा कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है जब एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 24 है, छोटी संख्या क्या है 24 है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि 24 में 124 से जब भाग दिया जाता है, ठीक है, 24 को जब 124 में भाग दिया जाता है तो क्या होगा 24 पंच 120, ठीक है, बचा 4। ये जो 4 बचा ये क्या हो गया, अब 4 को हम लोग क्या करते हैं 4 को 24 में भगा देते हैं, 24 में क्या किया भगा दिए तो छोटा होगा 24, अब रिमाइंडर 0। तब तक भाग का प्रोसेस अपनाएंगे जब तक कि रिमाइंडर मतलब सक्सेसफुल है 0 ना हो जाए। इस तरह का भागा का क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल जो है 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर 2 ही चरण के बाद में शेषफल 0 हो गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर 24 और 124 का हम लोग क्या निकाले थे गुणनखंड, यहाँ पर 2 दूना 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम लोग निकाले थे क्या कि 2 दूना 4 एचसीएफ निकाले थे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो भाजक लास्ट का जो भाजक बचता है जहाँ पर 0 आ जाता है वहां पर जो भाजक होता है वही हो जाता है उसका एचसीएफ, उस संख्याओं का एचसीएफ। तो यहाँ पर भी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका जो है एचसीएफ 4 ही निकलता है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो है इसका जो प्रयोग है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पर जो है इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कि 24 124 का भी फैक्टर जो है जो एचसीएफ है 4 होगा और 4 और 24 का भी जो है एचसीएफ क्या होगा 4 ही होगा, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे हमको उन संख्याओं का भी एचसीएफ पता चल जाता है जिसका प्रयोग हम लोग इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में करेंगे। जैसे एचसीएफ ऑफ, उसको हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 24 124, ठीक है, बराबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ क्या हुआ 4 24, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और ये किसके बराबर है 4 के बराबर है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए 4 और 24 का कैसे होता है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में 2 गुना 2, तो 4 इक्वल टू हो गया 2 गुना 2। 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग अभी किए यहाँ पर 24 को, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 3, तो 12 इक्वल टू हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 2 2 है, ठीक है। इन दोनों में मैक्सिमम 2 ही 2 कॉमन आ सकता है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 4 और 24 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 इक्वल टू 4। वही चीज तो यहाँ पर आया, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में भी यही चीज आया। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए भाजक जो है हमेशा जो है किससे शेषफल से बड़ा है। शेषफल इसका कहने का मतलब क्या है कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। इस अब ये जो हम लोग समझे कि एचसीएफ निकालने का तरीका इस तरह से लॉन्ग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है एचसीएफ निकालने में किया जाता है। 2 संख्याओं का 2 घनात्मक संख्या, ये याद रखिएगा कि 2 घनात्मक संख्याओं के बीच जो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ उसके लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं कि जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग देखे थे क्या देखे थे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में कि ये जो है ये गुणनखंड पर आधारित है। ये जो हम लोग अभी कुछ देर पहले जो गुणनखंड किए 24 का और 124 का उसी पर आधारित ये है। तो ये कहता है कि कोई भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, पहले आइए भाज्य और अभाज्य के बारे में समझते हैं। तो भाज्य मतलब क्या हुआ, भाज्य मतलब क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। तो भाज्य वैसे संख्या जो कि एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित हो जाए, ठीक है, उस वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसका जो फैक्टर होगा 2 से अधिक होगा, हमेशा 2 से अधिक होगा। और अभाज्य संख्या जो होता है जैसे मान लीजिए कि 4 6, ठीक है,
4 6 8 9 इस तरह का जो संख्या है, इस तरह का संख्या भाज्य संख्या में आएगा। अब कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 4 का जो भाज्य होगा कौन कौन सा होगा, 1 से भाग लग जाएगा 4 में, 2 से लगेगा, ठीक है, और स्वयं 4 से भी लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हम ये इसमें 4 ही होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अब 6 को देखिए, 6 का क्या होगा, 1 से लग जाएगा 6 में, ठीक है, फिर किससे लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है, 3 से लग जाएगा और स्वयं 6 से भी लगेगा ये भाग। उसी तरह से 8 में देखिए, तो 8 में क्या किससे किससे लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर 8 स्वयं से भी लग जाएगा। उसी तरह से 9 में देखिए कि 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और स्वयं 9 से भी लगेगा, ठीक है। 1 9 9, 3 3 9, 9 एकम 9, ठीक है। उसी तरह से 1 8 8, 2 चौका 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 1 6 6, ठीक है, और 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। उसी तरह से 1 चौके 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब अभाज्य संख्या में होता क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, इसका जो हमेशा फैक्टर जो होगा हमेशा 2 ही होगा। इसको प्राइम नंबर के भी नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो अभाज्य संख्या जो होता है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर में हम लोग देखते हैं कि वैसे संख्या जिसका गुणनखंड जो है 1 और स्वयं ही हो। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है, ये 2 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 2 3 5 7, ठीक है। इस तरह का जो संख्या है ये सब संख्या किस में आ जाएगा, अभाज्य में। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि 2 अभाज्य कैसे है, तो 2 का जो गुणनखंड जब कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 1 से भागा लगेगा 2 में और सिर्फ 2 से। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा पहले याद कीजिए कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से ही भाग लगे, इसके अलावा और किसी से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगता है 2 में, तो नहीं लगता है, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 4। और 3 तो जानवर करता है अभाज्य संख्या है, तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 और 3 से ही लगेगा। 5 में भी 1 और 5 से ही लगेगा, 7 में भी 1 और 7 से ही लगेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या देख लिए। अब आइए कि भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करते हैं, भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो उसमें उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो इस पर डिपेंडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है इसी पर आधारित है, उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करते हैं, एक लेते हैं हम लोग 15, ठीक है, और एक लेते हैं हम लोग 30, ठीक है, 15 और 30 ले लेते हैं। तो 15 में देखिए क्या है कि 3 गुना 5, 15 इक्वल टू हो गया 3 गुना 5, ठीक है। जब 30 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 15 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 30 का क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5। देखिए ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। जब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा किसी भी संख्या का वो यूनिक होगा, ये कहता है, ठीक है। गुणनखंड तो हमेशा हम लोग अभाज्य में ही लिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि ये हमेशा यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके समान कोई और नहीं हो, पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो। आप बोलेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए तो 3 और 5 है, यहाँ पर भी तो 3 और 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम संख्या लेते हैं, क्या कौन कौन सा संख्या लें, 8 लें, 9 लें, 10 लें, 11, ठीक है, 12 13, ठीक है। 8 को हम लोग क्या किसके गुणनखंड में लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 3 9 हो गया,
10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 11 को लिखेंगे क्या 11 गुना 1, 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है, और 13 को क्या लिखेंगे 13 गुना 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी में यूनिकनेस है कि नहीं, ये लगातार संख्या जिस तरह से भी बढ़ते जाइए, ये यूनिकनेस मतलब अद्वितीय है। मतलब 2 गुना 2, 3 बार अगर 2 करते हैं तो 8 ही होगा, ना कि ये 16 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। ये 3 बार 2 से गुना करने पर 8 ही होगा, यही कहना चाह रहा है। 3 गुना 3 का मतलब 9 होगा, ना कि 10 हो जाएगा, ना कि 11 हो जाएगा, ना कि 12 हो जाएगा। 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा सिर्फ 3 गुना 3 ही होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर और एक संख्या दे देते हैं 2, तो 3 तिया 9 दूना 18 हो जाता है। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ये जो किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, वो क्या होगा कि अद्वितीय होगा, मतलब यूनिकनेस होगा, इसके समान और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर होगा तो सिर्फ वही संख्या हो सकता है, उसके समान वही संख्या हो सकता है। मतलब 3 बार 2 से गुना कर दें, 2 गुना 2, तो ये 8 ही होगा, न कि कोई और संख्या होगा। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 ही होगा, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 ही होगा, 11 गुना 1 करेंगे तो 11 ही होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 12 ही होगा, 2 गुना 4 12 ही होगा, न कि कोई और संख्या हो जाएगा। 13 गुना 1 करेंगे तो 13 ही होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि 3 गुना 5 अगर करते हैं तो 15 ही होगा, ना कि 30 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो 30 ही होगा, ना कि कोई और संख्या होगा, यही बोलता है यहाँ पर। तो ये क्या बोलता है, पहले क्या था, हम लोग क्या बोले कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी भाज्य संख्या को किसी के रूप में, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, गुणन के रूप में लिखाया जाता है, गुणन के रूप में दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर कि अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, अभाज्य संख्या है ये क्या है, 13, 1, 2, 2, 3, 11, 2, 5, 3, 3, 2, 2, ये सब क्या है, ये सब सभी के सभी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर भी देखिए 3 और 5 अभाज्य संख्या, 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जाए, लेकिन किसी भी अभाज्य संख्या के गुणन रूप। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्येक लगा देते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर के बारे में बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब किसी पार्टिकुलर संख्या, जैसे 15 बोल रहा है तो 15 ही होगा, 30 बोल रहा है तो 30 ही होगा, ठीक है, ना कि 31 हो जाएगा ना 32 हो जाएगा। तो यही हो गया प्रत्येक का मतलब। तो प्रत्येक मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या किसी पार्टिकुलर नंबर के जो कंपोजिट नंबर है संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर जो है सभी पार्टिकुलर नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें ये चीज देखने के लिए मिलता है कि उसमें यूनिकनेस पाया जाता है। यूनिकनेस मतलब अद्वितीय पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज उसी टर्म को यूज करेंगे कि ये क्या हो गया, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं का, रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाया जा सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए कि 15 जो है 3 गुना 5 है, 30 के लिए 2 गुना 3 गुना 5 है, ये दोनों में अंतर। अगर ये संख्या को अगर गुणन करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 करते हैं, 2 गुना 3 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 करने से क्या होगा, हमको 12 ही प्राप्त होगा, न कि कोई और संख्या। अगर किसी और संख्या से भी गुना कर देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 से गुना कर दिए, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ये क्यों, कौन सा संख्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है, चेंज हो गया संख्या। अगर किसी भी संख्या से चेंज गुना करते हैं तो वो किसी और संख्या के बारे में दिखा देता है। तो ये जो है ये यूनिकनेस होता है किसी भी संख्या के लिए, और ये अद्वितीय गुणनखंड ही होता है, ठीक है, मतलब इसके समान और कोई नहीं हो सकता, वो खुद ही होगा, ठीक है।
यही चीज बोलना चाह रहा है। तो इसके आगे का जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऊपर में बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जिस तरह के वीडियो जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।